सभी विद्यार्थियों को उदय सिंह का प्यार भरा नमस्कार। मैं उदय सिंह रिसाइकल रैंकर्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं से पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, है ना। चलिएगा शुरुआत करेंगे इस सेशन की। एक बार सभी जुड़ते जाएं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे 1 नंबर का यह क्वेश्चन है, कह रहा है कि संख्याओं 336 और 54 का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था, HCF निकालने के 2 मेथड हैं। एक मेथड ये है कि जब भी हमें HCF निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, एक तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, हम भाग विधि से उसका HCF निकाल सकते हैं। तो चलिएगा यहाँ पे हम लोग करते हैं HCF, है ना। HCF में क्या होता है, निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर इसे लगाना है तो क्या करेंगे, दोनों के गुणनखंड, है ना। तो 336 के गुणनखंड कर दिया। 336 के गुणनखंड जैसे किए गए हैं आपके सामने हैं, उस दिन करवाए भी थे। फिर हमने 54 के गुणनखंड किए, कर लिए। फिर इनको हमने पावर के रूप में लिख लिया। देखिए लिखा हुआ 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, है ना। और 54 को लिख दिया 2 गुणे 3 की पावर 3, है ना। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54, ठीक है। अब समझिए इनका HCF निकालना है। तो देखिए हमें सिंपल सा एकदम मेथड बता रहा हूं कि जब भी हमें मासापा यानी कि HCF निकालना होगा, क्या करना है कि वो देखना है कि कौन सा गुणनखंड दोनों में कॉमन है। तो देखो दोनों में कॉमन है कि नहीं, दो फैक्टर जो है यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है। तो हमें क्या करना है, दोनों में मार्क करना है सबसे छोटी पावर। सबसे छोटी पावर जो होगी, है ना, मासा में क्या करना, सबसे छोटी पावर। तो देखो यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो कौन सा आ जाएगा भाई, ये आ गया 2। 3 के पास आ जाओ, यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो इनमें सबसे छोटी पावर कौन सी है, 3। तो यही 3 दूनी 6, जो दोनों में कॉमन होगा उन सभी को ले लेना है ना। ले लिया हमने, 3 दूनी कितना हो गया 6। तो HCF कितना आ गया इसका 6। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। देखिएगा ये कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो मैंने कल आपको बताया था भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो मैंने ये बताया था कि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या से जरूर कटती हैं, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा कट जाए वो अलग बात है, लेकिन कम से कम एक के साथ तो कटती हैं, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे भाज्य संख्या, अब देखो संख्याएं लिखते हैं, है ना। मैंने क्या बताया कि भाज्य वो है जो कम से कम 3 संख्या से कटे, एक स्वयं और इसके अलावा एक अन्य संख्या से। तो 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो। देखिए एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, क्योंकि ये दोनों की कंडीशन को फॉलो अप नहीं करता है ना। देखो ये सिर्फ 1 से कटेगा, और अभाज्य होने के लिए भी क्या कंडीशन है कि कम से कम 2 संख्या से, यानी कि एक और स्वयं से कटना चाहिए। तो ये तो सिर्फ एक ही संख्या से कट रही है, इसलिए ना तो एक भाज्य है ना तो एक अभाज्य। मतलब जो एक है ना वो भाज्य है ना तो अभाज्य है। दो किससे कटेगा, एक तो 1 से कट जाएगा और स्वयं से कटेगा। अब चूंकि जो संख्याएं एक और स्वयं से कटती हैं, इसके अलावा किसी भी अन्य तीसरी संख्या से नहीं कटती हैं, तो वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं, है ना। क्या होती हैं वो सभी, क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। तो ये अभाज्य हो गई। 3 देखो किससे कट रही है, 1 से कट रही है और 3 से कटेगी, है ना। और इसके अलावा कोई भी नहीं है जिसे काट सके, तो ये भी क्या है, अभाज्य है ना। ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य है। अब भाज्य देखो किससे, 4 किससे कट रही है। तो आप कहोगे कि सर 4 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी। अब बताओ जो क्या हो, मोर देन 2 से ज्यादा गुणनखंडों से कटे, है ना, एक और स्वयं के अलावा कम से कम एक संख्या से कट जाए, वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो 4 क्या हुआ, भाज्य। तो हमसे पूछ क्या रहा है, और ये भी क्या है, अभाज्य हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, अभाज्य। तो अब देखिए, तो कह रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी आई भाई, 1 भी ना तो भाज्य था ना अभाज्य था, ये अभाज्य, ये भी अभाज्य है। तो सबसे छोटी संख्या जो हमें अभाज्य मिली वो क्या है, 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई, 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो भैया हमको यहाँ पे देखो 2, इसी को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहो या इसे आप सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कहो, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। तो देखिएगा भाई हमने ले लिया, मतलब कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गई, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है, या आपसे कहा जाए सबसे छोटी समअभाज्य संख्या वो भी 2 होती है, ठीक है। पहली यही संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो मतलब कि हमें निकालना है 4 और 2 का HCF। हमने 4 के गुणनखंड किए 2 की घात 2 और 2 के गुणनखंड किए 2, बस आ गया। अब देखो
भाई ये तो सिर्फ यही है, तो इनमें दोनों में देखो, दोनों में कॉमन 2 है, दो दो दोनों जगह पे हैं, तो सबसे छोटी घात ऊपर 2 की घात 2 है, नीचे 2 की घात 1 है ना। तो कितना आ जाएगा भैया इसका सबसे छोटी घात 2 की घात 1 यानी कि 2। ये उठा लीजिए, उठा लिया। वेरी गुड इवनिंग सुमित कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग पुष्पांजलि, वेरी गुड इवनिंग ऋतिक, वेरी गुड इवनिंग अंश कुमार, वेरी गुड इवनिंग चांदनी देवी। चलिएगा शुरुआत करते हैं। एक बार अपने सारे दोस्तों को शेयर करो क्लास, है ना, सारे दोस्तों को शेयर करो और जोड़ो सभी को क्लास में। तो देखिए भाई साहब HCF कितना आ गया, HCF पूछा तो HCF आ गया 2। अच्छा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा यहाँ पे, उसका जवाब आपसे पूछूंगा कि अगर बताइए इन दोनों का हमें LCM निकालना होता, है ना, अगर इस प्रश्न ने ये दिया होता कि सर LCM क्या होगा, बताइए भाई LCM क्या होगा। HCF के लिए तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बताइए अगर LCM पूछेगा ल सा पा, है ना, लघुत्तम समापवर्तक, तो आंसर क्या आएगा, छाप दीजिए जल्दी से। छाप दीजिए आंसर छापिए फटाफट। तो मैंने क्या बताया, हमें क्या करना है, सबसे बड़ा अगर दोनों में कॉमन वाली, पहले कॉमन देखो घातें, तो 2 की घात 2 है, 2 की घात 1 है, तो सबसे छोटी घात उसमें लेते हैं CF के लिए और सबसे बड़ी घात लेते हैं LCM के लिए। तो 2 की घात 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4। LCM कितना आ जाएगा इसका 4। HCF कितना आया 2, LCM कितना आया 4। चलेगा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमें दिया गया है 2 संख्याएं दी गई हैं, एक संख्या दी गई है 306, दूसरी संख्या दी गई 657, और इन दोनों संख्याओं का जो HCF दिया गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया गया है, वो कितना है 9, है ना। तो हमसे कह रहा है क्या हुआ, हाँ अब देखिएगा, और इनका HCF कितना दिया गया है 9 दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है हमें इनका LCM निकालना है, इनका LCM हमको निकालना है। तो एक बात आपको बता दें, आपने एक बात पढ़ी है क्या, पहली संख्या क्या क्लास रुक रही है क्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर दोनों का HCF गुणे LCM, ये होता है ना। यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा, मासा गुणे लासा, ठीक है। तो भैया पहली संख्या निकालो, हमें लासा निकालना है। तीनों दिए, पहली संख्या कितनी दी गई है हमको 306 दी गई। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसे इसी तरीके से टैकल करना है, समझ में आया ना। 306 गुणे दूसरी संख्या कितनी है 6 5 7 657 बराबर HCF कितना है, HCF इसका 9 दिया गया है। देखो यहाँ पे HCF कितना दिया गया है 9 दिया गया है, और LCM कितना दिया गया है, LCM पूछा है। अब बताओ, हाँ बहुत सही, सुमित कुमार कह रहे हैं कि सर आंसर आएगा इसका 22,338, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर LCM बराबर निकालना चाहें तो 9 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 306 गुणे 9 5 7 डिवाइडेड बाई 9, 9 से इसे काट दीजिए, 9 91 9 है ना, 0 हो जाएगा। 957, अरे सॉरी 657 है, 657 है, सॉरी 657, 9 91 9, 9 सते 63, 9 सते कितना हो गया 63, कितना बचा यहाँ पे 2 27, 9 त्रिक 27, 33 आ गया, है ना, ठीक है। अरे 9 सते 63, 7 बार जाएगा ना, 7 बार 73 आ गया। हमें क्या करना है अब LCM के लिए, ऊपर क्या बचा 306 और क्या है गुणे 73, इनका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 22,338, है ना, 22,338, ये उनका LCM हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक नंबर हम लोगों ने इंश्योर कर दिया आपने, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ें। देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि इसे जरूर सीखिएगा, कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे कैसे प्रूव करते हैं, इसे कंट्रोवर्सी मेथड से प्रूव करते हैं, है ना। इसे हम विरोधाभास के नियम से प्रूव करते हैं। चूंकि वो कह रहा है एकदम, ये तो फैक्ट है कि यह परिमेय संख्या है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए मान के चल रहे हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। इसे जिस प्रकार की लैंग्वेज मैं लिख रहा हूँ एकदम सेम लैंग्वेज लिखना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसे एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन होगा √2 का, √3 का, √5 का, √7 का और √11 का। इनमें से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो एकदम सेम प्रोसेस होगा उसे प्रूव करने का, उसे सिद्ध करने का, ठीक है। क्लियर हो रहा ना मेरी बात, चलेगा। वेरी गुड इवनिंग कृतज्ञ मौर्य जी, ठीक है शुरुआत करते हैं बेटा।
तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम थोड़ी देर के लिए ये मान के चल रहे हैं कि रूट 5 जो है परिमेय नहीं, वो क्या है, परिमेय है ना। क्या मान के चल रहे हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। अच्छा, ये परिमेय संख्या है तो इसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो संख्याएं p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमने मान लिया कि इन संख्याओं को हम a बटे b यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। और जहां पे जो अंश है यानी कि हर है जो b डज नॉट इक्वल टू 0 है ना, यानी कि हर क्या है, 0 नहीं है। और एक बात छोटी सी यहाँ पे कंडीशन हम ये रख रहे हैं कि a और b क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं ये, सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब है ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना, ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। सह अभाज्य का मतलब समझ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या हो जाए 5, दूसरी हो जाए 7, तो 5 और 7 दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं ये, सह अभाज्य संख्याएं, इनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो ऐसी कोई भी संख्या नहीं जिससे दोनों कट जाएं, तो जब दोनों नहीं कटेंगी तो सह अभाज्य का मतलब जानते हो क्या होता है, इनका HCF अगर हम निकालना चाहें, मासा निकालना चाहें तो 1 आना चाहिए। तो देखिए भाई भैया 5 और 7 का अगर मासा निकालना होगा तो आप क्या लिखेंगे, 5 गुणे 1, और इसे क्या लिखेंगे 7 गुणे 1। तो इनका मासा कितना आएगा, जब कुछ कॉमन नहीं मिलता तो वहाँ 1 मिलता है, तो जिनका मासा क्या हो, 1 हो, मतलब कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, वो क्या होगा, वो क्या होगा, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। तो हमने मान लिया यहाँ पे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है। a और b क्या है, पूर्णांक हैं। a और b क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, और a b सह अभाज्य संख्याएं हैं, ये भी यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये, चलिएगा। हाँ, अब आगे बढ़ो। वेरी गुड इवनिंग कृतज्ञ। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, थोड़ी देर के लिए हम काम करेंगे। अब हमने इनको परिमेय संख्या बना दिया है ना, √5 को a बटे b के रूप में लिख दिया। चलो तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, √5b है ना, a बराबर कितना आ जाएगा, √5b लिख दिया। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये आ जाएगा a² बराबर है ना, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a की घात 2, और इधर क्या आ जाएगा √5 और इसकी घात में कितना 2 है ना। तो देखो ये क्या आ जाएगा, a² बराबर रूट का स्क्वायर के साथ हटेगा तो रूट हट जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये b² हो जाएगा। अब कहने का मतलब ये आ चुका है यहाँ पे कि देखो a² जो है उसके गुणा में, उसके गुणनखंड में 5 आ रहा है ना, मतलब कि a² का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है ना। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ है ना a² क्या है, 5 से विभाजित है ना। a² देखो a² के गुणनखंड में 5 है कि नहीं, मतलब ये 5 से कट जाएगा, a² जो है विभाजित है। ठीक है, 5 से विभाजित है, इसलिए अब जो तो बताओ a² अगर 5 से कट रहा है तो a भी तो कटेगा 5 से है ना, a भी है ना, इसलिए a भी 5 से भाज्य होगा, 5 से विभाजित होगा है ना, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा, मतलब कि a² का एक गुणनखंड 5 है, ये बात फैक्ट हो चुकी है ना भैया। a² 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा है ना। देखो a² के साथ लिखा हुआ 5 गुणे b², मतलब कि जो a² का एक गुणनखंड 5 है, मतलब a² 5 से विभाजित है। अब जब a² 5 से कट रहा है तो a भी तो 5 से कटेगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा है ना। ठीक है, तो चलिए, मतलब कि a की जगह पे अगर हम 5 के रख दें, अब देखिए अगर √3 वाला होता तो यहाँ 3b² आ जाता, तो a की जगह पे हम उठा के क्या रखते, 3 के है ना, तब क्या रखते 3 के। तो a बराबर 5 के रखने पर रख दीजिए भाई, इसी समीकरण में रखना है, समीकरण 1 इसको बना देना, रखने पर रख दिया हमने a की जगह पे 5 के, तो कितना हो जाएगा, ये जहाँ a है वहाँ 5 के रखो, इसका स्क्वायर हुआ, और ये इधर 5b² है, ये कितना हो जाएगा 25 के स्क्वायर बराबर कितना 5b², 5 × 5, 5 × 5 = 25, यानी कि ये आ गया b² बराबर कितना 5k² है ना, b² बराबर कितना आ गया 5k²। अब समझो, अब बताओ यहाँ पे हम ये देख रहे हैं b² बराबर जब इसने 5k² लिखा तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो रहा है कि देखो b² का भी एक गुणनखंड 5 है। देखो इधर b² बराबर 5 गुणे k² लिखा है ना,
अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि क्या, कि बी स्क्वायर किससे विभाज्य है, 5 से विभाजित है, विभाजित है ना। अच्छा, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब बताओ, अब हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे कि भैया इन दोनों ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, और यहां पे क्या जादू हो रहा है, ए का भी एक गुणनखंड 5 है और बी का भी एक गुणनखंड 5 है। मतलब जो हम बात मान के चल रहे थे ये उसका विरोध कर रहा है कि मतलब जो आप लेके चले थे वो गलत बात थी, है ना, आप गलत लेके चले थे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अब हम बताएंगे, है ना, कि देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन को देखने के बाद, प्रांजुल वेरी गुड इवनिंग बेटा, अब देखो दोनों कंडीशन देखने के बाद एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई। देखिए दो ही चीजें मैंने लिखी है, एक बार पहले तो क्या किया, ए बाई बी के रूप में लिखा, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर है, तो यहाँ बता देंगे कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए 5 से विभाजित होगा, मतलब कि एक गुणनखंड ए का 5 हो गया, तो ए की जगह पर हम 5 के उठा के रखेंगे, रख दिया, रखने के बाद कैलकुलेट किया तो बी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर आ जाएगा, तो बता देंगे कि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा, मतलब कि बी का भी एक गुणनखंड 5 है। मतलब कि अब यहां बता दीजिए, सिंपली यहां बता दीजिए कि मतलब अर्थात एक बात स्पष्ट है ना। अब यहां पे थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है, अर्थात ए, एक तो ए मिस्टर ए तथा मिस्टर बी, है ना, दोनों का एक अभाज्य एक गुणनखंड, है ना, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों का हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है भैया, 5 है। जबकि हम यहां क्या मान के चले थे, ये सहअभाज्य हैं, ये सहअभाज्य हैं, मतलब कि कोई भी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना, यह मान के चले थे। लेकिन ये क्या कह रहा है कि दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अब बताओ, हमारी परिकल्पना का ये विरोध कर रहा है, जो हम कल्पना किए थे, जो मान के चले थे, हमारी परिकल्पना का विरोध करता है ना, हमारी परिकल्पना का विरोध करता है, विरोध करता है। अच्छा, हमारी परिकल्पना का विरोध कर रहा है, इसलिए मतलब कि जो हम मान के चले थे वो गलत था, और ये एकदम सही बात ये है कि √5 जो है, √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर हुआ ना, ये कर लोगे। अब देखो, अगर यही √2 पूछा जाएगा तो जहां जहां पे 5 है वहां सब जगह पे 2 रख दिया जाएगा। अगर √3 का पूछेगा तो जहां जहां 5 है वहां पे उठा के √3 रख देना है। अगर वो 7 का पूछेगा, √7 का पूछेगा तो जहां जहां 5 है सब जगह उठा के 7 रख देना है। अगर √11 का पूछेगा तो जहां जहां √5 मतलब कि 5 है वहां सब जगह उठा के 11 रख देना है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? ये बस इतना याद करना, पूरे 4 नंबर आपकी झोली में होंगे, कोई काटने वाला नहीं है, पूरे 4 नंबर उसे देना पड़ेगा। आप बस एकदम सिंपल ये लैंग्वेज 4-5 बार प्रैक्टिस कर लोगे, रट जाएगी। और एक क्वेश्चन चूंकि मिलना है, इसलिए आपको प्रैक्टिस भी करना चाहिए हर हालत में। ठीक है, एक बार लिख दीजिए कि सर बिल्कुल समझ में आ चुका है, और हम में से हर बच्चा इस प्रश्न को करके आएगा। जो प्रश्न पहले से आप बता रहे हैं ये प्रश्न आउट है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो आप उसे एक बार जरूर करके जाएंगे सर, और हम सभी करके आएंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, एकदम पूर्ण विश्वास हो जाए मुझे कि नहीं आप बिल्कुल करके आओगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे चाहे √2 पूछा जाए, या √3 पूछा जाए, या √5 पूछा जाए, √7 पूछा जाए, या √11 पूछा जाए, जो भी पूछा जाए आप उसको निपटा के आओगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखो, अब एक ये क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन ये है, छापो भाई, जल्दी जल्दी छापो, लाइक वाइक भी कर दिया करो भाई, आप लोग कंजूसी करते हो लाइक में। हाँ, जिनको पसंद आता है तो जरूर लाइक किया करो, है ना। अब नहीं पसंद आता तो फिर कोई बात ही नहीं भाई। अब देखो यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याओं 28, 44 और 132 का एलसीएम निकालना है। उठा लो पेन और कॉपी और खींच दो कमान, निकालो इसका एलसीएम। 28 और क्या है भाई मिस्टर 44 और क्या है
132। अब आपका पेन और कॉपी निकल जाना चाहिए, छोटे क्वेश्चन तो सभी उड़ा देने हैं, है ना, आपके जवाब जरूर आने चाहिए। अब चलिए उठाते हैं, ठीक है, करते हैं भाई। पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं। सबसे छोटी संख्या 2, देखो सभी 2 से कटेंगी, मतलब कि एक ही व्यक्ति ने लिखा है अभी तक कि हाँ सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 2 से काटो इसे, तो कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा। 2 से इसे काटोगे साहब 22 आ जाएगा, इसे 2 से काटोगे 2 छक्का 12, 2 छक्का 12। अभी देखो और 2 से कटेंगी क्योंकि लास्ट में सम संख्या है तो 2 से कटेगी। जी सर कृतज्ञ कह रहे हैं, जी सर बिल्कुल करके आएंगे, इतना बढ़िया आप समझा ही रहे हो गुरु जी। चलो बहुत बढ़िया है ना, करके आना है सभी को। 2 से काटो, 2 सत्ते 14, फिर से काटो 11 और इसे 3 से। अच्छा मुझे कहाँ से पता चल रहा है कि 2 से कटेगा, देखो यहाँ पे लास्ट में कौन सा सम संख्या है, यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, यहाँ सम है, मतलब कि सभी 2 से कटेंगे। अब देखो भाई 7 तो नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, दोनों अभाज्य संख्या है, लेकिन 33 से पूरी उम्मीद है कि अंकों का योग 3 और 3 6, अगर अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या 3 से कटेगी, तो आप 3 से भाग दीजिए, यहाँ तो 7 ही रहेगा, यहाँ पे 11 रहेगा, और ये 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3, है ना। मतलब कि अब अगला टारगेट हमारा होना चाहिए कि सर 7 से काट दो, 7 एक अन्नम 7, और यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है। अगली बार फिर से काटो 11 से, तब तक करते हैं जब तक हमें यहाँ 1 1 ना मिल जाए। तो देखिएगा अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम यानी कि किसका, 28, और कौन है मिस्टर 44 हैं, और कौन है मिस्टर 32 हैं, 132 हैं, का ल सा। एलसीएम का मतलब ल सा पा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम ल सा। तो देखो सबको उठा लो, 2 सभी गुणनखंड रखना है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11, कितना आ जाएगा ये, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 सत्ते 84, 84 गुणे 11, 11 चौक 44 की 4, कितने आए हासिल 4, 11 अट्ठे 88, 88 4 92, है ना भाई, कितना आया 924। चलिएगा एक बार सभी के चेक करते हैं। अंश कुमार जी कह रहे हैं कि 924, है ना बेटा। चांदनी देवी, क्या नाम है, चांदनी, हाँ चलो चांदनी बेटी आपको भी करना है, सब लोग पेन कॉपी उठा लिया करो, साथ में करते रहा करो, है ना। चलिएगा तो ये कितना हो गया भाई, 924 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो लासा तो आप ये अभाज्य गुणनखंड विधि से यही निकालिएगा, सबसे अच्छा तरीका, बेहतरीन, है ना। वेरी गुड इवनिंग सुधांशु मौर्य जी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक क्वेश्चन है और 4 नंबर का, देखिए या तो वो वाला क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, एक जो हमने बताया है आपको कि √2, √3, √5, √7, √11 को सिद्ध करने के लिए आ जाएगा अपरिमेय संख्या है। बहुत ही बढ़िया सुमित कुमार, 924 सही है। ऋतिक आर्यन 924 बिल्कुल सही था। अंश कुमार जी 924 उसका बिल्कुल सही था। राधे श्याम प्रांजुल, है ना, बिल्कुल सही था बेटा। चलिएगा अब देखो यहाँ पे एक कहानी आई है, वो कह रहा है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। हम मान के चल रहे हैं कि 6 + √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। यहां भी मान लीजिए, इसको थोड़ा सा टैकल करने का तरीका अलग है ना। मान लिया हमने कौन, 6+, देखो इसको भी समझना, अगर इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, और 4 नंबर में ये भी आता है, इससे भी सीखना है और आसान है, वैसा ही है। हमने माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है। अच्छा ये परिमेय संख्या है तो आपको सीधा दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं। हम बोलते हैं कि P/Q के रूप में लिखी गई सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जहां पे Q ≠ 0 होता है और P और Q पूर्णांक होते हैं, है ना। तो हम इसे मान के चल रहे हैं कि अगर ये एक परिमेय संख्या है तो भाई साहब अगर हम इसे यानी कि 6 + √2 को अगर हम A/B यानी कि अंश और हर के रूप में एक परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, है ना। बता देंगे जहां A B क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक समझ रहे हो ना, कोई भी पॉजिटिव संख्या हो सकती, कोई भी नेगेटिव संख्या होती है, और हर 0 नहीं है, B does not = 0, है ना। ये दोनों बातें तुरंत ही बता देंगे, बता दिया। अब एक काम करो, इधर सिर्फ अपरिमेय संख्या या √2 अपरिमेय संख्या है ना, इतना तो पता है सभी को, तो √2 को इधर रोक के बाकी सबको उधर भेज दो। अब बताओ, इधर √2 रोक लिया, इक्वल टू ये A/B है -6। अब बताओ 6 भी क्या है, एक पूर्णांक है।
अच्छा a बटे b क्या है? परिमेय संख्या। चूंकि ये दोनों क्या हैं? ये जो दोनों क्या हैं? अब देखिएगा यहाँ पे दोनों चीजें समझना, बस यहीं पे समझने में खेल है। बस इतना कर लिया, अपरिमेय संख्या इधर आ गई, छोड़ दिया, a अपरिमेय संख्या हो गया a बटे b माइनस 6। मतलब कि अब यहां समझिए, यहीं समझना है, यहां a बटे b है ना, a बटे b एक परिमेय संख्या है कि नहीं? एक बटे परिमेय संख्या है, a बटे b जो है वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। अरे भाई बताओ, अंश में एक पूर्णांक हो, हर में पूर्णांक हो, तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और किसी परिमेय संख्या में अगर कोई संख्या घटाई जाएगी तब भी परिमेय संख्या होगी, है ना। इसलिए बताएंगे कि क्या a बटे b यानी कि परिमेय संख्या में अगर कोई संख्या घटाई जाएगी 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि a माइनस बी माइनस 6 a बटे b माइनस 6 भी एक परिमेय संख्या होगी। मेरी बात समझ में आई ना? अरे किसी परिमेय संख्या, मान लो कोई परिमेय संख्या है, मान लो 3 बटे 4 है, उसमें 6 घटा दो, क्या मिलता है? 3 माइनस 6 चौक 24 बटे कितना? 4, तो माइनस का 21 बटे 4, ये क्या है? एक परिमेय संख्या। देखो हर भी पूर्णांक, सभी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, तो मतलब कभी भी अगर किसी परिमेय संख्या में कोई भी अंक घटाया जाएगा तो हमेशा परिमेय संख्या मिलेगी। यानी कि एक बात क्लियर हो चुकी है यहाँ पे कि अगर a बटे b एक परिमेय संख्या है, इसलिए a बटे b माइनस 6 भी परिमेय संख्या होगी, है ना। ये भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, है ना। अब बताओ, ये परिमेय संख्या है, मतलब कि सिंपल सी बात ये आ गई, अर्थात कौन सा पक्ष है ये? दाहिना। ये दाहिना पक्ष है और ये कौन सा है? बायां, है ना। ये कौन सा है भाई? बायां। ये बायां पक्ष है और ये क्या है? दायां पक्ष है। तो अब बताइए, जो बायां अर्थात दायां पक्ष है ना, दायां पक्ष एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। दायां पक्ष कैसी संख्या है भाई? वो एक परिमेय संख्या है। और बायां पक्ष की तरफ आ जाओ, बायां पक्ष और बायां पक्ष जो है ना, बायां पक्ष और बायां पक्ष, जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब बताओ, एक तरफ परिमेय आ रहा है, एक तरफ अपरिमेय आ रहा है, मतलब कि राजू कुछ तो खिलवाड़ चल रहा है यहाँ पे, है ना। एक तरफ परिमेय, एक तरफ अपरिमेय है, ऐसा तो हो नहीं सकता भैया। अगर बराबर का मतलब क्या होता है? इक्वलिटी होना चाहिए। अगर ये परिमेय आ रही है तो ये भी परिमेय आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों तरफ अलग अलग खींचातानी हो रही है। ये कह रहे हैं कि हम अपरिमेय हैं और ये कह रहे हैं परिमेय है, मतलब राजू कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब कि बायां पक्ष क्या है? रूट 2 एक अपरिमेय है और दोनों बीच में बराबर लगा है कि दोनों बराबर भी होना चाहिए। नहीं, इसका मतलब क्या हो गया कि राजू कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अर्थात हमारी परिकल्पना का विरोध कर रहा है ना। अर्थात हमारी परिकल्पना, है ना, हमारी परिकल्पना क्या थी? कि ये एक परिमेय संख्या है। हमारी परिकल्पना अर्थात क्या? 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका विरोध हो रहा है यहाँ पे। इसका क्या हो रहा है? विरोधाभास है ना। इसका विरोधाभास है यहाँ पे। क्या हो रहा है? विरोधाभास है। अर्थात सही बात यही है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है ना, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार बता दो, है ना भाई। ये बताओ, a बटे b हमने लिख लिया, मान लिया कि ये परिमेय संख्या है तो इसे अंश बटे हर के रूप में लिख दिया, 6 इधर घटा दिया, इधर वाले को हमने दिखा दिया कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि परिमेय इधर अपरिमेय रहे उधर परिमेय रहे, दोनों बराबर हो जाएं। मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना दया, कुछ तो गड़बड़ है। दरवाजा तोड़। मतलब क्या हुआ कि एक तरफ अपरिमेय दिखा रहा है, एक तरफ परिमेय दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी जो कल्पना थी, मतलब कि हमने जो ऊपर कुछ मान के चले थे, ये गलत था, ये गलत था। तो सही क्या है? सही यही है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? क्लियर हुआ सभी को?
क्या आगे बढ़ने की इजाजत है? जल्दी बताएं। हाँ भाई जल्दी बताएं। क्लियर हुआ सबको? 9 लोग देख रहे हैं, 10 लोग देख रहे हैं और 7 लोगों को पसंद आया है। 3 लोगों को भी लास्ट तक पसंद जरूर आएगा, गारंटी। कृतज्ञ मौर्य करें सर 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन वो सिद्ध करना था उसे ना, तो इसलिए करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ √7 आ गया है, 4 नंबर का प्रश्न है, ये भी आप करोगे जैसे अभी हमने √5 का बताया था, सबको रट डालना। देखो ये एक प्रश्न है जो आउट है, √2, √3, √5, √7 और मुश्किल से अगर आएगा तो √11 आ जाएगा। इनमें से एक प्रश्न आउट है, एक प्रश्न आउट है इस टाइप का, तो ये आपको कर लेना है, जैसे उसकी प्रैक्टिस की वैसे इसकी, ठीक है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्न संख्याओं में से किस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है? शांत का मतलब टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब कि कुछ स्थानों के बाद, दशमलव के कुछ स्थानों के बाद संख्या खत्म हो जाएगी, है ना। शांत का मतलब क्या है? संख्या शांत हो जाएगी, मामला ठंडा पड़ जाएगा, यानी कि दशमलव के कुछ स्थानों के बाद संख्या क्या होगी? द एंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी, है ना, द एंड हो जाएगी, संख्या खत्म हो जाएगी। तो देखिएगा अब एक सिंपल सी बात, सर √7 एक अपरिमेय संख्या, हाँ बिल्कुल चांदनी देवी है तो, लेकिन उसे सिद्ध करना है ना। उसने तो खुद ही कहा है कि √ सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, तो जैसे हमने बताया था वैसे इसे सिद्ध करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इसे समझिए। अब सुनो, तो जिस भिन्न में, है ना, कोई भी अगर भिन्न है बता देंगे यहां पे, जिसका हर, जिसका हर कैसा? 2m × 5n। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? के रूप का होगा, है ना भाई। वो संख्या, उस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, उस परिमेय संख्या का, जो सभी परिमेय संख्याएं लिखी हैं, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा जिसके हर में सिर्फ 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड ना हो, है ना, कोई भी गुणनखंड ना हो। तो देखते हैं भाई 37/45, देखो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन ट्राई करो, 37/45, 45 को लिखो 3, 9 बचे 45, 3 की घात 2 और ये 5। अच्छा भाई यहाँ पे तो देखो 2, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, 2 के अलावा एक संख्या यहाँ पे कौन है? 3 की घात 2, और ऊपर से कैंसिल भी नहीं हो रही है, मतलब कि इसका प्रसार शांत नहीं होगा। इसका क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा इसका प्रसार? अशांत आवर्ती होगा। अगले वाले पार्ट के पास चलते हैं। अगले वाले पार्ट के पास 21 है और डिवाइड में कौन है? 2 की घात 3, 5 की घात 6। अब देखो ऊपर नीचे से कैंसिल करके एक बार जरूर देख लेंगे, कुछ कैंसिल नहीं होगा, है ना। 2 की घात 3 दिया गया है। अब ये बताओ इसका जो हर है, देखो m और n के मान क्या है? डिपेंड नहीं करता, है ना, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब कि जो दूसरा वाला है ये शांत होगा। ये हमारी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि इसके हर में सिर्फ 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है, इसलिए इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला। अब देखो 49 का करो, 7 की घात 2, भैया 7, 2 और 5 रहना चाहिए, इसके अलावा अगर कोई भी आया, है ना, अगर कोई भी आया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 भी है, तो मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब कि इसका। अब देखिए इन तीनों के, अच्छा भैया इन तीनों के दशमलव प्रसार शांत नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो जिनके हर में 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड मिल जाए, उन सभी का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती होता, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना। तो पहले वाले का, तीसरे वाले का और चौथे वाले का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। बहुत सही जवाब दिया है यहाँ पे हंस कुमार जी ने, सेकंड ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया है आर्यन, ऋतिक आर्यन, बहुत बढ़िया, सेकंड ऑप्शन सही है। राधेश्याम यानी कि प्रांजुल, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन सही है, वेरी गुड बेटा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं साहब। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग अभी तक अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो कम से कम 7 बार आ चुका है ये, है ना, कम से कम 7 पेपर में आपको ये प्रश्न छपा मिल जाएगा। अब एकदम सिंपल है, कह रहा यदि
65 तथा 117 के HCF को, मतलब कि 65 और 117 का जो HCF है उसे इस रूप में लिख दिया गया है ना। मतलब कि इनका जो HCF आएगा वो इसके बराबर होगा। तो कह रहा है m का मान क्या होगा। तो पहले हमारा काम है कि इनका HCF का पता करें कि एक्चुअल में इनका HCF क्या है, फिर उसको जो लिखा गया उसके बराबर कर देंगे। तो भैया 65 और 117 का HCF निकाला जाए। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिएगा भाई, तो पहले 65 के गुणनखंड कर लो, हैं 65 के गुणनखंड कर लें। तो चलिए, ये है मिस्टर 65 और ये है मिस्टर 117। चलिए 65 के गुणनखंड इधर कर लेते हैं। 65 को पहले भाई हमें सीधा सा पता है कि 2 से तो कट ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में क्या है, एक विषम संख्या है। 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 6 और 5 जोड़ने पे 11 आएगा। 4 से कटने का सवाल ही नहीं उठता, 5 से काट लिया जाए। किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 या 0 है तो संख्या 5 से कट जाती है। तो 5 एकन्नम 5, 5 तियाँ 15, और इसके बाद किससे कटेगा, 13। अभाज्य संख्या तो सिर्फ 13 से कटेगी। मतलब कि 65 के हमने गुणनखंड किए तो 5 गुणे 13 मिले। फिर क्या है 117, 117 के भी गुणनखंड कर लिए जाएं। 117, ठीक है भैया। इसे 2 से 4 से काटने की तो जरूरत है नहीं, कटेगा ही नहीं। 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 1 और 1 2 और 7 9, 3 से कट जाएगा। 3 से काटो इसे, 3 त्रिक का 9, कितना 2, 3वां 27। फिर से इसे 3 से काट दो, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक का 9, अब 13 से काट दो, कट गया। यानी कि इसके जो गुणनखंड हुए वो कितने हो गए, 3 की घात 2, 3 गुणे 3, और कितना हो गया 13। ठीक है भाई। अब हमें क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है। दोनों का क्या निकालना है, HCF, HCF मा सा पा। तो भाई अब देखो 5 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, तो भैया हमें वो उठाना है जो दोनों में हो। तो 5 भी नहीं आएगा। तो इधर देखो 3 की घात 2, 3 यहाँ है लेकिन वहाँ नहीं है, तो मतलब 5 और 3 से कोई मतलब नहीं। 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, तो जो दोनों जगह पे होगा उसमें सबसे छोटी घात उठा लेंगे। तो कितना आएगा, 13। कितना आया, 13। अब इनका HCF हमें पहले से दिया गया है ना। ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो देखिएगा HCF कितना आ गया, 13। तो भैया ये जो HCF है यही तो दिया गया है, प्रश्न में दिया है उसने HCF कितना है। कह रहा कि जो HCF आया है उसे हम 65m माइनस 117 के रूप में लिख सकते हैं। लिख दिया हमने इसे, है ना। HCF 13 आ गया। बिल्कुल सही जवाब आया है अंशु कुमार जी का, बिल्कुल सही। ऋतिक आर्यन, सभी लोग अटेम्प्ट किया करो मेरे साथ प्रश्नों को। तो HCF कितना आ गया, 13। अच्छा, अब हमें m निकालना है। प्रश्न में देखो कैपिटल M निकालना है। अब आप कहोगे कि सर आपने 65m माइनस 17 को इसके बराबर क्यों कह दिया। तो वो कह तो रहा है इसका HCF जो है उसे इस रूप में लिख दिया गया है। रूप चेंज कर देने से ऐसा थोड़ी होगा कि भैया क्या कहते हैं कि अगर हम बात करें मुकेश खन्ना को आप चाहे शक्तिमान बना दो, चाहे गंगाधर बना दो, तो रहेगा तो वही आदमी ना, एक्चुअल में तो वही आदमी है। तो अब भाई यहाँ पे ना शक्तिमान को गंगाधर बना दिया गया है ना। मतलब कि जो HCF 13 था उसको क्या लिख दिया गया, रूप चेंज कर दिया गया, इस रूप में लिख दिया गया। तो रहेंगे तो दोनों एक के आदमी, मतलब दोनों बराबर होंगे, है कि नहीं। 65m माइनस 117 बराबर 13। चलिएगा 117 को उधर भेज दो, है ना। तो ये आ जाएगा साहब 65m बराबर 13 प्लस 117, है ना। जोड़ लो, 117 और 13 जोड़ो, कितना आएगा 130। ये आ गया 65m बराबर कितना, 130। m बराबर कितना आ जाएगा 130 बटे 65। 13 से काटो, 13 पचे 65, 13 एक अन्नम 13, 13 शून्य शून्य, 5 एक अन्नम 5, 5 दूनी 10, यानी कि m का वैल्यू कितना आ गया 2। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हवा हवा कर देना है, उड़ा देना, धुआं धुआं कर देना है ना। जैसे कि मैंने बताया ना, क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो धुआं धुआं कर देना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भैया, यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना भाई साहब। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल सही जवाब आया ऋतिक आर्यन जी का। चलिएगा शुरुआत करते हैं। भाई साहब लापरवाही चल रही, लाइक्स नहीं मिल पा रहे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे 40 4050 का अभाज्य गुणनखंड करना है।
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार 1 नंबर का आ जाता। बिल्कुल सही है कृतज्ञ मौर्य जी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने का मेथड आपको बता दें, वही जिसे आप एलसीएम मेथड कहते हो ना, गुणनखंड करते हैं, तो ये गुणनखंड करने का मेथड है। दरअसल उस मेथड से एलसीएम निकाला जाता है ना, उसे हम लोग कहते हैं ना कि एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड नहीं है वो, अभाज्य गुणनखंड करने का मेथड है। वो अलग बात है कि उसकी मदद से एलसीएम निकाला जाता है ना, उसकी मदद से एलसीएम निकालते हैं। चलिएगा करते हैं भाई। पहले देखो 0 है लास्ट में, तो ये 5 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो हमारी जो मानक रेखा है वो ये कहती है कि पहले छोटी संख्या से काटा जाए। तो चलो 2 से काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब सिंपल सी बात ये आ गई है कि 2025 आ गया है, 2025। अब एक बार देख लो, ये संख्या 2 से तो नहीं कटेगी। अगली संख्या एक बार हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 से ट्राई के लिए क्या करो, अंकों का योग करो। 2 + 0 + 2 + 5, तो 2 2 4 5 9 9। अगर अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कटेगी। देखो यहाँ पे, अब मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। काटो, तिछंग 18, 2 बचा, 22 हुआ, तिछंग 18, 4 बचा, अरे नहीं 3 7 21 है ना, 3 7 21 और 3 5 15। क्या बात है हैं? तिछंग 18 हुआ, 2 22 हुआ, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15। और एक बार देखते हैं क्या 3 से कटने की संभावना है। तो 6 7 13, 13 5 18, 18 3 से कटता है, तो इसका मतलब अभी संख्या 3 से और कटेगी। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। एक बार अभी और ट्राई मारेंगे। 2 2 4, 4 5 9, अभी भी 3 से कट रही है। काटो, 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12, अभी भी 3 से कट रही है। काटो, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 5 2 7, अब 25 तो कटने का सवाल है, नहीं उठता। अब 5 से काट दो, तो 5 1 अन्नम 5, फिर से 5 से काट दो। जब 1 मिल जाएगा वहीं पे गाड़ी रोक देनी है ना, जहाँ पे 1 मिल जाए गाड़ी वहीं पे रोक देनी है। वेरी गुड इवनिंग आशीष कुमार जी। चलिएगा अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। अब हमें बताने इसके अभाज्य गुणनखंड है ना, तो 4050 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हमारे सामने गुणनखंड आ चुके हैं, बस इनको सबको लिखना है। लिखो भाई, 2 गुणे 3 कितनी बार है? 4 बार है ना, लिख दो उसे। और 5 कितनी बार है साहब? 2 बार है। तो 2 गुणे 3 कितनी बार है? 1 2 3 4। तो 3 की घात क्या लिखते हैं? 4। गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एक घात इसकी, एक घात इसकी, एक घात इसकी, एक घात इसकी, 3 की घात 4 हो गया। अब 5 की घात 1, 5 की घात 1, तो 5 की घातें जुड़ जाएंगी। अगर आधार बराबर होता तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 की घात 2। अब बताओ, 2 गुणे 3 की घात 4 गुणे 5 की घात 2, कौन सा ऑप्शन है? तो घा नंबर में आप कहोगे मास्टर साहब घ वाले पार्ट में थर्ड वाला पार्ट सही है। 2 गुणे 3 की घात 4 गुणे 5 की घात 2, यानी कि 4050 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो क्या होंगे? 2 गुणे 3 की घात 4 गुणे 5 की घात 2। क्लियर हुआ मालिक? बिल्कुल सही जवाब आया है यहाँ पे अंश कुमार जी का, बिल्कुल सही। प्रांजुल वेरी गुड बेटा। ऋतिक आर्यन बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन सही है। कृतज्ञ मौर्य बहुत बढ़िया, लाजवाब, सी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही चांदनी देवी। चलो अब इस प्रश्न को आप उठा लो। अरे भाई साहब ये तो वही प्रश्न आ गया फिर से, है ना, मतलब किसी परीक्षा में और पूछा गया, ये वही बात है। ये वाला ऑप्शन अभी आया था ना, दौड़ा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका उठाओ, इसको उठाओ। देखो ये उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने एक और उठाया, 1 नंबर का क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है आपके एग्जाम में, है ना। अच्छा, ओएमआर कैसी भरनी है, इसका वीडियो कल आपको क्लास से पहले मैं अपलोड कर दूंगा। समझ गए ना कि इस बार ओएमआर किस प्रकार से भरनी है। ओएमआर किस बार से भरनी है, जो ओएमआर का प्रोसेस बदला हुआ है, थोड़ा सा इस बार चेंज है पिछली बार से। तो मैं आपको ओएमआर का पूरा कंप्लीट वीडियो, है ना, मैं कल दिन में प्रकाशित कोशिश करूंगा कि कल सुबह 7 बजे आपको ये वीडियो मिल जाए, है ना, कि किस प्रकार ओएमआर आएगी इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में, वो पहले से ही मैं आपको पूरी तरीके से बता दूंगा। तो कल जो वीडियो आएगा ओएमआर से लेके, वो आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आया? उसे आप बहुत तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा 336 और 54 का HCF जो है, अब देखो यहाँ पे हमको इन्हीं दोनों का LCM निकालना है।
मतलब कि हमारी जो पहली संख्या हो गई, फर्स्ट संख्या जो हो गई, पहली संख्या कितनी है? 336 है भाई। और दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या कितनी है? 54 है ना। पहली संख्या 336 और दूसरी संख्या क्या है? 54। और इनका जो HCF है मासा वो कितना है? 6। हमका इन दोनों का देखो लासा हमें निकालना है, तो आपको पता है कि दोनों का लासा गुणे मासा है ना, यानी कि LCM गुणे HCF है ना। ये क्या होता है? दोनों के लासा और मासा का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात याद रखनी है आपको। चलिए कि आशीष पूछ रहे हैं कि सर कॉपी कैसे लिखें, है ना। आशीष कॉपी कैसे लिखना है ये भी देखो, जो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ ना, मैं चाहूँ तो बहुत जल्दी जल्दी आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर लिख के बताता हूँ कि कॉपी कैसे लिखें, है ना। जिस प्रकार की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ वो एक एग्जाम को ही दर्शाती है कि एग्जाम में कैसे आपको लिखना है, ठीक है। चलिए LCM कितना है नहीं पता, यही तो निकालना है हमें, तो ये हो गया LCM गुणे HCF कितना दिया गया है? 6 गुणे में 6 आ गया। पहली संख्या कितनी है? 336 गुणे ये कितना हो गया? 54 है ना। ठीक है, ठीक है। बाकी एक बार हम बता देंगे कॉपी कैसे लिखें। तो अगर हम यहाँ से LCM बराबर आएगा तो कितना हो जाएगा? 336 गुणे 54/6। देखो इधर 6 गुणा में है, बॉर्डर क्रॉस करेगा तो बटा में जाएगा, यानी कि भाग में जाएगा। काट दीजिए, 6 कन्नम 6, 6 नहम 54 है ना। करो मल्टीप्लाई, 336 में गुणा करना है 9 से, तो 9 छक्के 54, 54 की कितनी? 4 आया कितना? 5, 9 त्रिक 27, 27 5 32 की 2 कितना आया? अब 3 है ना, 3 आ गया। 9 त्रिक 27, 3 कितना? 30 है ना। 3024 कितना आया? ये 3024। तो कौन सा ऑप्शन सही आया बेटा? सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आया है ना, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आया। अच्छा, अब आप ये मेथड नहीं फॉलो करना चाहते, गोली मारो है ना, छोड़ दो। अब आप क्या करो, इन दोनों का 2 ही संख्याएं तो हैं, एक कौन है? 336, दूसरी कौन है? 54। आप ये मेथड फॉलो कर लो, हैं भाई, ये वाला मेथड फॉलो कर लो। कर दो, 2 से काटो इसे, 2 एक अन्ना में 2, 2 छक्का 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16, और इसे कितना हो जाएगा? ये 27 हो जाएगा। फिर 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? अब ये कितना आ जाएगा? 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 27 चुपचाप अपनी जगह पर रहने दो। फिर से 2 को से काटो, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 27 को चुपचाप रहने दो। फिर से 2 से काट दो, 21 और 27। फिर से 3 से काट दो, 3 सते 21, 3वां 27 है ना। 3 से फिर से काट दो, 7 और ये 3, फिर से 3 से काट दो, ये 7 और ये 1, फिर से 7 से काट दो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर देना, आंसर अपने आप आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48 है ना। अब 48 कितना यहाँ तक हो गया ना, 16 ती 48 तक हो गया। अब 48 गुणे कितना करना है? 9, 3 त्रिक 9, और गुणे कितना करना है? 7। 9 और 7 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 63 है ना, 63। बस इनका गुणा कर दो, गुणा करोगे तो 3024 आएगा। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे आप उसे फॉलो करिएगा, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट आ गया है। ठीक है, तो आप ये वाले से करना चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आ जाता है ना। कैसे करना होता है? एकदम सिंपल है, भाग ही देना है आपको। भाग विधि से आप HCF निकालना सीख लीजिए। लिखने के स्टेप मैं बता देता हूं कि किस प्रकार से लिखना है, पहले आप भाग देना सीखिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है? HCF निकालना है। किसका निकालना है? HCF। एक है हमारे पास 88 और दूसरी क्या है? 56 है ना, 56। तो चरण 1, तो पहले चरण में आपको बताना है कि जो 88 है वो बड़ी है किससे? 56 से, है ना। चाहे तो लिखना चाहें तो यहाँ लिख दीजिए। यहाँ 2 संख्याएं हैं, एक 88 है, एक 56 है। बता दो कि 88 बड़ी है 56 से, 56 से 88 बड़ी है, तो आप बताओगे कि, है ना, 88 तथा
88 तथा 56 में कौन सी है ये? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना। मैं हिंदी में चुपचाप लिख रहा हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, है ना, प्रमेयिका का प्रयोग करने पर कर दीजिए प्रयोग। लैंग्वेज लिखना सीख लेना, कुछ नहीं है, बस एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल सी लैंग्वेज बता रहा हूं मैं आपको। हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं में से जो बड़ी है उसे बड़ी दिखा देना है और बता देना कि अब इन दोनों में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखो उसका प्रयोग कैसे करते हैं, छोटी वाली में बड़ी वाली संख्या का भाग दे दो। थोड़ा सा में जगह लगेगी इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। 56 से आप भाग दे दो 88 में, दे दिया बेटा, ठीक है। अब एक बार जाएगा, एक बार से ज़्यादा तो भाग जाएगा नहीं, कर लो 56 से घटा दो 8, 8 में 6 जाएंगे तो 2, और यहाँ पे कितना बचा 8, 8 में 3 जाएंगे, 8 में 5 जाएंगे, कितना आएगा 32। अब 32 आ गया। अब देखो शेषफल हमें 0 नहीं मिला, है ना। तो अब अगले स्टेप में बता देंगे, अगले स्टेप में ये बता देंगे यहाँ है ना, क्या आया था शेषफल, शेषफल जो 32 आया है डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। इसलिए अब देखो दो संख्याएं हैं, एक 56 है, दूसरी क्या है 32, है ना। 56 बड़ी है 32 से, में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, फिर से हम प्रयोग कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। समझ में आया? यहां लिखेंगे, है ना, क्या, इसलिए 56 से बड़ा है 32 में पुनः यूक्लिड, है ना, लिखना चाहेंगे पूरा लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर कर दो भाई। करेंगे तो बस जो बड़ा है छोटे वाले में भाग दो बड़े वाले से, बड़े वाले में भाग दो छोटे वाले से। 56 है, लिख दीजिए 56 हो गया। अच्छा 32 दूनी 64, 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा। 32 को घटा दो, कितना आया भाई 4 आ गया, 5 में 3 गए 2। चलिए 24 से भाग, फिर से अब यहाँ बताना है, अगले स्टेप में आपको फिर से बताना है, थर्ड स्टेप में बताना है कि भैया यहाँ पे भी जो शेषफल आया वो 24 आया है और 24 डज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए क्या करना है, पुनः किसमें, अब कौन कौन से हो गए हमारे पास 24 और 32, है ना। पुनः 32 बड़ा है 24 में, है ना, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर कर दो भाई। एक बार जाएगा 24 हो गया, 12 में 4 गए, 8 बच गया, बस खत्म। अभी भी, है ना, अभी भी, अरे ये लिखना भी तो है यार, यहाँ पे लिखना भी तो है। चलो मैं थोड़ा सा एकदम पतला पतला लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिख के दिखाना भी तो है, तो यहाँ पे 88 बराबर आ जाएगा 1 गुणे 56 प्लस 32, है ना। दूसरे वाले में यहाँ क्या दिखाएंगे, यहाँ दिखा देंगे क्या आया है इधर, 56 बराबर 32 गुणे 1 प्लस 24। और इसमें भी दिखाएंगे क्या कि 32 बराबर कितना, 1 गुणे 24 प्लस 8, है ना। हर जगह दिखाएंगे, दिखा दिया। अच्छा फिर अभी बताओगे चौथे स्टेप, 4 स्टेप तक गया। वैसे मोस्टली 2-3 स्टेप में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इसमें मामला थोड़ा सा गंभीर है। फिर बता देंगे कि यहाँ पे भी शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए ये दोनों 8 और 24, इसलिए कौन 24,8 में पुनः क्या लगाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर कर दो भैया। 8 से भाग दे दो 24 में, हैं, कर दिया 24, 3 बार जाएगा 8 त्रिक 24, खत्म। तो जहाँ ही हमें शेषफल 0 मिल जाएगा, जिससे 0 मिलेगा वही वाला भाजक जो होगा वही HCF हो जाता है ना। तो बता देंगे यहाँ पे कि 24 बराबर कितना, 3 गुणे 8 प्लस 0। अब बता दोगे यहाँ पे, चूंकि शेषफल कितना आ गया है, शेषफल जैसे ही हमको 0 मिला, इसलिए, है ना, जो HCF होगा किसका, 88 और 56 का,
वो कितना होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में छाप दो, जिन जिन लोगों को समझ में आ गया कि नहीं सर बिल्कुल समझ में आ गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा का भी अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हवा में उड़ाएंगे उसे भी, एक बार छाप दो कि यस सर बिल्कुल समझ में आ गया है। एचसीएफ कितना आ गया 88 और 56 का, यहीं से जो भाजक हमें शेषफल 0 दे देगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो ये 8 एचसीएफ हो गया, यही 8 एचसीएफ हो गया। ठीक है, बता दो एक बार सभी, छाप दो कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल समझ में आ गया है, छाप देंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही जवाब आया है यहाँ पे हंस कुमार जी का 8 बिल्कुल सही, ऋतिक आर्यन बिल्कुल सही बेटा, आशीष बिल्कुल सही है 8 सही होगा, है ना, राधेश्याम प्रांजुल यानी कि बिल्कुल सही है 8 आएगा, चांदनी देवी बिल्कुल सही है बेटा 8 आएगा, एचसीएफ 8 आएगा बिल्कुल आशीष। चलिएगा, क्लियर हुआ ये, छाप दोगे, कर दोगे एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आना है ना, जो बातें निर्धारित हैं पूर्व निर्धारित है कि एक क्वेश्चन यूक्लिड डिवीजन लेमा से आना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक क्वेश्चन आना है एचसीएफ निकालने के लिए, और आपको एकदम शानदार अंदाज में इसी प्रकार से करना जिस प्रकार मैंने बताया। करना कुछ नहीं होता, हर बार करते जाते हैं, बताते जाते हैं, जो बड़ा ये है उसके बाद नीचे उठा के लिख दो भाज्य बराबर कितना, भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, हर बार यही लिखते जाना है। ठीक है, बढ़े आगे साहब, फाड़ देंगे कृतज्ञ, बहुत बढ़िया, समझिए आगे। अब देखो एक क्वेश्चन यहां समझिए, कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए, अब देखो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में टपक जाता है, 1 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का है, समझिएगा इसे। कह किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम संख्या जिस रूप की होती है, कोई भी संख्या हमें पता है जो सम संख्या होती है वो 2 से कटेगी, जो सम संख्या होती है वो 2 से कटेगी। तो बताओ इनमें से कौन सी संख्या है जो 2 से कट रही है, क्या m कट रही है, क्या m+1 कट रही है 2 से, या 2m कट जाएगी, या 2m+1 कट जाएगी, बताइएगा एक बार, छापो इसमें कि कोई सम संख्या किस रूप की होगी, किस रूप की होगी। तो एक सिंपल सी बात याद रखना कि कोई भी सम संख्या का मतलब यह है कि उसका एक गुणनखंड 2 जरूर होगा, एक गुणनखंड उसका 2 जरूर होगा। तो कोई भी सम संख्या जो होगी वो हमेशा 2m के रूप की होगी। किसके रूप की होगी, 2m के रूप की होगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर विषम संख्या किस रूप की होती है, तो देखो अगर मान लो कि सम संख्या क्या है हमारी, मैंने एक संख्या ली आपके सामने 4, हम इसमें एक जोड़ के देख रहे हैं, 4 में एक जोड़ के देख लीजिए कितना आएगा 5, एक विषम संख्या मिल गई। 4 में एक घटा के देख लीजिए 3, ये भी विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब नक्की, सम संख्या का मतलब पूका, अपने यहाँ होता नहीं नक्की पूका, हम लोग खेलते थे बचपन में, खेल खेलते थे, है ना। तो सम संख्या का मतलब क्या होता है, पूका, और नक्की का मतलब क्या होता है, विषम संख्या का मतलब क्या होता है, नक्की, जिसे हम लोग कहते थे, है ना। तो भाई साहब ये नक्की की बात कर रहा है, अगर नक्की होगी मतलब कि अगर किसी सम संख्या में अगर हम चाहे एक जोड़ दें चाहे एक घटा दें, हमको हमेशा एक विषम संख्या मिलेगी। तो मतलब कि विषम संख्या अगर सम संख्या 2m+1, इसे याद रखो कि सम संख्या किस रूप की होती है, 2m+1, 2m के रूप की होती है। किस रूप की होती है, 2m। तो विषम संख्या किस रूप की हो जाएगी, या तो 2m+1 होगी, यानी कि सम संख्या में एक जोड़ दीजिए, या इसी सम संख्या में एक घटा दीजिए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, कौन से ऑप्शन सही होगा, अरे चौथा क्यों सही होगा भाई, हैं, इसने क्या कहा है, प्रत्येक सम संख्या बताओ, इसमें 2 से भाग दे के दिखाओ हमको, 2m+1। अच्छा, जब भी ऐसा लगे कि यार क्या होगा, क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो m बराबर 1 उठा के रख देना, m बराबर 1 उठा के रखो, m बराबर 1 उठा के रखो, सभी में रखो। तो पहले वाले ऑप्शन में रखोगे तो m बराबर 1 में 1 ही आएगा, दूसरे वाले में रखोगे m+1 यानी कि 2 आ जाएगा, मामला फंस जाएगा, है ना, मामला फंस जाएगा। तो भाई साहब याद रखना, इसे याद रखना, ठीक है। चलो अच्छा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसको, अगर हमने 1 रखा तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 1 रखेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि ये ऑप्शन नहीं होगा, और ये ऑप्शन भी नहीं होगा सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन फंस रहे हैं, है ना। और एक बार m की जगह 2 रख के देख लो, अब 2 रखो
तो 2 रखोगे तो 2 + 1 यानी कि ये 3 हो जाएगा, और ये रखोगे 4, मतलब कि 2 रखने पे भी देखो ये 4 आ रहा है, इस कंडीशन में भी 4 आ रहा है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ये वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। वैसे तो सिंपली आपको याद रखना है, अब याद रहेगा ना ये, अब याद रहेगा ना कि कोई सम संख्या होगी, अगर कोई सम संख्या होगी तो याद रखेंगे साहब कि वो 2m के रूप की होगी, और कोई विषम संख्या होगी तो 2m + 1 या 2m - 1 के रूप की होगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ, याद रखना इसे, है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसलिए मेरा मन किया कि इस प्रश्न को जरूर सम्मिलित करना चाहिए आपकी क्लास में। ठीक है, तो जो सम संख्या होगी, है ना। अच्छा, वो कह रहा है p है, मान लो यहाँ पे m पूर्णांक है, अगर q कहता तो 2q के रूप की ये सम संख्या होती। अगर मान लेता कि q पूर्णांक के लिए बताओ तो सम संख्या 2q होती, और जो विषम संख्या होती है ना, अगर विषम संख्या कोई होती तो विषम संख्या जो होती 2q + 1 या फिर 2q - 1 के रूप की होती। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आया यहाँ पे ऋतिक आर्यन का, बिल्कुल सही है सुमित कुमार, बिल्कुल सही है चांदनी देवी, है ना, अरुण कुमार, बिल्कुल सही बेटा। चलिएगा साहब, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, इसमें आप बताओ, कह रहा किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम संख्या जिस रूप की होती है वह होगी। बताओ, ये भी क्वेश्चन 1 नंबर का, बताओ किस रूप की होगी? m होगी, 2m होगी, m + 1 होगी, या 2m + 1 होगी? बताइए कौन सा सही होगा? बताएं जल्दी से। बताइए साहब, फटाफट बताओ, मजा तभी आएगा, है ना, जब आप एकदम एक्टिव रहोगे, एकदम एनर्जेटिक, मुझसे ज्यादा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? सम संख्या की बात कर रहा है ना, सम संख्या की बात कर रहा है कि सम संख्या के रूप की होगी। छाप दो जल्दी जल्दी। कौन सा? अरे बिल्कुल, मैंने अभी बताया तो कि जब भी कोई सम संख्या आएगी तो जो सम संख्या होगी उसके गुणनखंड में 2 जरूर होगा, 2m के रूप में होगी। कैसी होगी? 2m के रूप में होगी। और जो विषम संख्या होगी, भैया सम संख्या में 1 घटा दोगे तब भी आपको विषम संख्या मिलेगी, और अगर 1 जोड़ दोगे तब भी आपको विषम संख्या मिलेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें थर्ड वाला पार्ट सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है चांदनी देवी ने। कृतज्ञ मौर्य बिल्कुल सही है बेटा, है ना। 2m के रूप की ऋतिक आर्यन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ेंगे साहब। कह रहा है यहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12,576 और 4,052 का HCF निकालो। तो देखिए गुणनखंड इसके हमने आपके सामने कर दिए हैं। ये 1013 बच रहा है, ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमने 12,576 के गुणनखंड किए, 131 से इसे काट दिया, तो पता चला कि 12,576 के जो गुणनखंड होंगे कितना, 1 2 3 4 5, मतलब कि 2 की घात 5 गुणे कौन है साथ में, 3 है, और साथ में कौन है, 131 हैं। अच्छा, इसके बाद 4,052 के जो गुणनखंड हुए, 2 गुणे 2 यानी कि 2 की घात 2 और 1013। ठीक है, ये दोनों गुणनखंड हुए हैं, और इन दोनों का हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो मैंने आपको क्या बताया कि HCF के लिए हमें एक छोटा सा काम करना होता है। छोटा सा काम ये है कि जो दोनों में कॉमन गुणनखंड है उसे उठा लिया जाए। तो देखो 2 की घात 5 यहाँ है, 2 की घात 2 यहाँ है, तो जो कॉमन होगा दोनों में उसमें सबसे छोटी घात वाला आंसर होता है। ठीक है, तो 2 की घात 5 है वहाँ पे, 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 छोटी है, तो 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2 यानी कि 4। तो इन दोनों का जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, है ना, डी ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया यहाँ पे आशीष ने, बिल्कुल सही है ऋतिक आर्यन बेटा, बहुत बढ़िया। चलिएगा आगे बढ़ेंगे हम। अब चलो इसका आंसर ठोक दो जल्दी से, बता दो सर कि बिल्कुल हम समझ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को, अब आप बता दो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। कह रहा है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक जिस रूप का होता है वो किस प्रकार का होगा, q के रूप का, या q + 1 के रूप का, या 2q के रूप का, या 2q + 1। विषम पूर्णांक ध्यान रखना,
सम की बात नहीं कर रहा, पता चला आंख मूंदे और ऑप्शन मार दिया। विषम पूर्णांक की बात कर रहा है कि कोई विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, बताइए, बताइएगा। हेलो, चलिए अटेम्प्ट करें। ऋतिक आर्यन का जवाब आया है यहाँ पे अभी तक। उन्होंने कहा है कि सर आंसर 4 सही है। कृतज्ञ कह रहे हैं आंसर 4 सही है। चांदनी देवी कह रही हैं कि 4 सही है। बिल्कुल सही जवाब है ना। अच्छा, ये बताओ एक और क्या रूप हो सकता था जो ऑप्शन नहीं है, और एक और क्या हो सकता था जिसके लिए हम कहते कि ये विषम पूर्णांक है। बिल्कुल सही थे ऋतिक आर्यन। चलो बताओ एक और क्या ऑप्शन हो सकता था अगर क्यू पूर्णांक के लिए कहा जाता, तो दूसरी और कौन सी फॉर्मेट हो सकती थी जिस रूप की विषम संख्या हो सकती थी? दूसरा और कौन सा रूप हो सकता है जिसके रूप की ये विषम संख्या हो, बताइएगा। छापो जल्दी से, बताइए। एक शानदार अंदाज में जवाब देना है सभी को। बताइएगा। हाँ साहब, छाप दीजिए। हाँ, डी सही है आशीष, बिल्कुल सही है। डी वाला ऑप्शन तो सही है। अरे यार, दूसरा मैंने एक फॉर्मेट और आपको बताया ना कि कोई भी जो विषम पूर्णांक होगा, है ना, विषम पूर्णांक। क्या बात है ऋतिक आर्यन, लाजवाब बेटा। विषम पूर्णांक क्या होगा? या तो सम संख्या, 2q क्या है सम संख्या, इसमें एक जोड़ दीजिए या फिर इसमें एक घटा दीजिए, तो 2q माइनस 1 या 2q प्लस 1 के रूप का होगा। बिल्कुल सही जवाब, लाजवाब ऋतिक आर्यन, बहुत बढ़िया बेटा। आगे बढ़ते हैं। इनका एलसीएम निकालना, ये क्वेश्चन कई बार आया है, मुझे लग रहा बोर्ड परीक्षा पे भारी है ये क्वेश्चन, है ना। वो कहते होंगे इस प्रश्न को सम्मिलित करना हमारी मजबूरी है ना। 924 फिर से आ गया। 28, 44 और 132 का एलसीएम। अब आप इस प्रश्न को तो भैया आप बताओगे। कह रहा शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी। कह रहा कौन सी परिमेय संख्या होगी जो क्या होगी, हर के गुणनखंड कर लेने होते हैं, है ना। ऐसे केस में क्या करना है? कृतज्ञ मौर्य 2q प्लस 1, बिल्कुल सही था वो। चलिएगा, अब देखो भैया, हमें उसको ध्यान देना जिसमें 5 और 2, है ना। अकेले 5 भी आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, भले 5 की घात कुछ भी आ जाए, 2 ना रहे, 2 की घात 0 रहे, लेकिन अकेले 5 आ जाए या अकेले सिर्फ 2 आ जाए, हमें एलर्जी है इस किसी और के आ जाने से, है ना। तुम और हम साथ हों, 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी गुणनखंड आता है तो वहाँ पे एलर्जी है, वहाँ पे दशमलव प्रसार जो होगा अशांत अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा। और यहाँ पे क्या भाई है, कुछ लोगों का डेटा खत्म हो गया शायद, पूरे दिन पबजी चलाते हैं क्या भाई? कैसे डेटा खत्म हो गया, कहाँ निकल लिए? चलो अब बताओ, पहले तो इनको दोनों को काट लो भैया, अभी 2 से कटेगा। 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, और काटो, इसे काटोगे 2 चौको 8, 2 दूनी 2, 1 नम 2, है ना भाई, काट दिया। इसे काट दोगे 31 आ जाएगा, मतलब कि ये आ गया 31/41। तो इसके हर में ना तो 2 है ना तो 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, अशांत अनावर्ती होगा, मतलब कि पहला ऑप्शन रिजेक्ट। दूसरे वाले के पास चलो, दूसरे वाले के पास में ऊपर 131 है, एक अभाज्य संख्या है, नीचे है कौन 30, 30 के गुणनखंड करोगे 15 दूनी 30 होता है, 2 गुणे 3 गुणे 5। अब बताओ यहाँ पे भैया हैं, यहाँ पे देखो ये 3 डिस्टर्ब कर रहा है, 2 और 5 तो है लेकिन 3 भी आ गया है, इसलिए इसका भी जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। कैसा होगा? अशांत अनावर्ती होगा, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। आगे आ जाओ, 6 2 8 5 13, 3 से नहीं कटेगी, ऊपर वाली 3 से 9 4 सॉरी कितना 4 7 4 11 नहीं कटेगा, तो नीचे वाले के 625 के गुणनखंड करो, तो ये है 227/625 का मतलब 5 गुणे
5 गुणे 25, 25 हम 625 होता है, इधर कर लेना गुणनखंड। तो ये आ गया 227/5 की घात 4, 5 की घात 4। मैंने आपको क्या बताया कि 5 अकेले होगा सिर्फ तब भी चलेगा, 2 अकेला होगा तब भी चलेगा, 2 और 5 दोनों होंगे साथ में तब भी चलेगा। लेकिन जैसे ही अगर तीसरे क्रिमिनल की एंट्री होती है ना, कबाब में हड्डी की अगर एंट्री होती है तो वो फिर क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा। तो यहां पे सिर्फ 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यह दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका शांत होगा, है ना। कैसा होगा, ये शांत दशमलव प्रसार होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो हर है 2 की पावर m, हमेशा लिख सकते हैं 2 की घात 0, किसी संख्या की घात 0 लिखते हैं उसका मान 1 होता है। तो ये आ गया कैसा, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का। 2 और 5 के अलावा जिसमें कोई भी गुणनखंड नहीं होगा वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला, है ना। ये भी नहीं होगा, कर लेना गुणनखंड करना है तो उसके, ठीक है। जब ऑप्शन मिल गया तो हम क्यों जाएं, थर्ड वाला सही है ना। शांत दशमलव प्रसार में व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या कौन सी है, थर्ड वाली करेक्ट होगी। चलिएगा साहब, आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहां पे भी वही बात एक बात बार बार। चलो पहले इनको निपटा लो। देखो 7 से काटो इसको, 7 एकन्नम 7, 7 एकन्नम 7, 7 त्रिक 30, 11/30, 11/30 गुणनखंड करोगे बेटा इसके तो 11/30 के जो 30 के जो गुणनखंड होंगे वही आएंगे, 2 गुणे 5। अब बताओ ये 3 आ रहा है, ये 3 डिस्टर्ब कर रहा है। अगर 3 ना होता तो ये शांत दशमलव प्रसार होता। चूंकि गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा एक गुणनखंड 3 भी है, इसलिए क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब चुनो 7 से कट सकता है क्या, ये 7 एकन्नम 7, 5 बचे 59, नहीं कटेगा। तो मतलब यहाँ 2 है 5 है, लेकिन एक गुणनखंड यहाँ पे ये जो है हमें डिस्टर्ब कर रहा है, ये कबाब में हड्डी बन गया, है ना। 2 और 5 अकेले 2 होगा तब भी शांत होगा, अकेले हर में 5 होगा तब भी चलेगा, दोनों साथ में होंगे तब भी चलेगा। दिक्कत तो तब है किसी और के आ जाने से। 2 और 5 के बीच में अगर कोई और संख्या आती है गुणनखंड के रूप में तो दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। कैसा होगा, अशांत अनावर्ती होगा। इसलिए ये भी नहीं होगा। 3125 मुझे लग रहा है 5 के घात 5 होता है। देखो इसके हर में 17 है, ये भी नहीं होगा। अरे ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन, तीसरा वाला ऑप्शन होगा जो शांत आएगा। हालांकि अपनी तसल्ली के लिए हम इसके गुणनखंड करके देख लेते हैं। 5 से काट दीजिए इसे, 5 6 का 30, 1 12, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 कितना आया, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। फिर से 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, है ना भाई। 5 से काटिए 5 आएगा, फिर से 5 से काटिए 1 आ जाएगा। मतलब कि इसके हर में आ गया 13/5 की घात 5। अब बताओ मैंने क्या बताया कि अगर हर में है ना 5, इसे लिख दो, 2 की घात 0 लिख दो। अब बताओ इसका जो हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का है कि नहीं, इस रूप का है कि नहीं। तो जिनका जो हर होगा 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n के रूप का होगा, उनका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। और इसके बाद जितने तीनों ऑप्शन दिए गए हैं अन्य, वो सभी क्या हैं, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा साहब कौन सा, तीसरा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिएगा साहब आगे बढ़ते हैं। क्या बात है, मतलब वही बात बार बार आपसे पूछी जा रही है। कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 17/8 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। बिना वास्तविक विभाजन किए दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसे दशमलव में भी बदलना है, ठीक है। अब समझो, अब आप बताओगे कि भैया ये 17 है या बटे 8 है। अगर देख लेना दोनों में कुछ उभयनिष्ठ हो तो कटे तो काट देना। चूंकि 17 ऊपर अभाज्य संख्या कटेगा ही नहीं, तो इससे नीचे लिखो 17 ऊपर नीचे लिखो 2, 8 का मतलब क्या हुआ, 2 की घात 3। अब बताओ 2 की घात 3 है, मैं कह रहा हूँ यहाँ 5 की घात 0 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप बताओगे चूंकि है ना, चूंकि 17/8 का हर कितना है
2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 है ना, इसलिए, है ना, अर्थात बताओ यहां पे अर्थात 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए 17/8 का। अब देखो यहां पे 2 और 5 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है ना, इसका मतलब क्या है कि 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पे सुमित कुमार, कह रहे हैं शांत है। अंश कुमार जी कह रहे हैं शांत है। बहुत सही बेटा, बिल्कुल सही ना, 17/8 का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि कितने अंकों के बाद संख्या इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, मतलब कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद संख्या खत्म हो जाएगी। तो अब समझिएगा इस कहानी को, थोड़ी सी बात है। तो हमें 2 और 5 में देखना है सबसे बड़ी घात कौन सी है। 2 की घात यहाँ 3 है और 5 की घात 0 है। तो अब देखो जो सबसे बड़ी घात है उतने अंकों के बाद इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार 3 अंकों के बाद शांत हो जाएगा, मतलब 3 अंकों के बाद संख्या खत्म हो जाएगी, है ना। चलिएगा, अब सुनो, ये है 17 और ये क्या है 2 की पावर 3। हमें एक काम करना है, यहाँ पे जितनी घातें 2 की हैं उतनी 5 की करो। तो यहाँ पे 5 की घात 3 का ऊपर गुणा करो और 5 की घात 3 का नीचे गुणा करो। कर दिया हमने, तो ये आ गया 17 गुणे। अब कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125। अब बटा कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। अरे ये लिखा है 2 की घात 3, 5 की घात 3, इससे लिखो 2 × 5 की घात 3, 5 दूनी 10, 10 की घात 3, मतलब कितना आ गया, बट्टे में आ गया साहब 1000। अब दे दो भाग, 17 का पहले गुणा करो, है ना। 17 × 5 कितना, 85, 85 की कितनी 5, आए कितने 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, 42 की कितनी 2। अब कितने आए हासिल, 4, 17 × 17, 17 और 4 21, तो ये आ गया 21। अब बट्टे कितना, 1000। तो 3 अंकों के बाद अभी दशमलव हमारा यहाँ पे है ना, दशमलव है लेकिन सबसे लास्ट में चुपचाप टपक रहा है ना समुद्री सतह में। तो ये दशमलव इधर 1 2 3, 3 0 3 अंकों इधर आएगा, 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ आ जाएगा बीच में, है ना। मतलब क्या आ जाएगा, 2.125। अब देख रहे हो ना, 3 अंकों के बाद संख्या खत्म हो गई कि नहीं। यही तुमने बताया था कि 3 अंकों के बाद दशमलव प्रसार जो होगा इसका शांत हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही जवाब दिया ऋतिक आर्यन ने कि 3 स्थानों के बाद दशमलव के 3 स्थानों के बाद संख्या शांत हो जाएगी। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, एकदम सही दिशा में जा रहे हो सभी। अब बताओ इसके बारे में बताओ। कह रहा है का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो 1250 के पहले करो गुणनखंड, 1250 के पहले करो गुणनखंड। इसे काटो आप, 2 से काट दो, 2 छक्का 12, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। 625 के गुणनखंड हमारे पास हैं, अब हम आगे नहीं कर रहे। मतलब कहने का ये है कि ये है 4, ये है 1 4 5 8 7 बटे, देखो 625 के गुणनखंड होते हैं 5 की घात 4 लिखते हैं ना, 625 × 25 5 की घात 4, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 5 की घात 4। अब देखो ना तो ये 2 से कटेगी ना तो ये 5 से कटेगी, मतलब ऊपर वाली संख्या 2 और 5 में से नहीं कटेगी, मतलब कोई भी वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं जिससे इसे काटा जा सके। अब बताओ कि कितने स्थानों के बाद ये शांत हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया है ना, अगर किसी भी संख्या ना तो 2 से कट रही ना तो 5 से, मतलब किसके फैक्टर जो है इसके अलावा किसी से कट नहीं रहा, तो हमें ये देखना है कि 2 की घात किसकी घात बड़ी है। तो 2 की घात 1 है और 5 की घात कितनी है 4। तो जो घात बड़ी होगी उतने दशमलव के उतने स्थानों के बाद संख्या खत्म हो जाएगी, द एंड हो जाएगा, उसका परिवार समाप्त हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे कितने अंकों के बाद कौन बड़ा है, 4। तो 4 अंकों के बाद ये दशमलव प्रसार क्या होगा, खत्म हो जाएगा। दशमलव के 4 स्थानों के बाद संख्या शांत हो जाएगी, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें,
लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना है। आगे अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको नहीं बताऊंगा। 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। हो जाएगा ना? एक बार कमेंट्स में छाप दीजिए कि हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर जिन्हें ये मेथड ना आए तो वो नॉर्मल मेथड से, अभाज्य गुणनखंड वाले मेथड से लगा के जरूर आएंगे उस प्रश्न को। चलो, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से फलाने 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 का मासा और लासा दोनों निकालना है। इस प्रश्न को हम बताएंगे, हमारी जिद है। 6 है, 6 के गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुणे 3 होता है, वो हम दोनों एकदम आराम से लिख देते हैं। 72, 72 के गुणनखंड करिए, 8 नहीं 72 होता है। 8 को हमने लिख लिया 2 की घात 3 और 9 को लिख दिया 3 की घात 2, है ना? ऐसा गुणनखंड वैसे कर लेना आप लोग। ये है 120, 120 के गुणनखंड अगर आप करना चाहो तो कर लो, वरना 60 गुणे 30 वैसे करके तोड़ के भी कर सकते हैं। 2 से करो, ये 60 आ जाएगा, 2 से काटो 30 आ जाएगा, 2 से काटो 15 आ जाएगा, 3 से काटो 5 आ जाएगा, 5 से काटो 1 आ जाएगा। यानी कि ये हो गया साहब 120। 120 के गुणनखंड हमने किया, कितना आया? 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5। अब हमें चाहिए मासा और हमें चाहिए लासा, है ना? पहले निकालो मासा। मासा में मैंने आपसे बताया कि उस गुणनखंड को मार्क करो, उस गुणनखंड को मार्क करो जो दोनों में हो। देखो यहाँ भी है, यहाँ पे सूरज जाटव आए हुए हैं। वेरी गुड नाइट सभी, गुड नाइट सूरज। चलो अब देखो, इसमें 2 की घात 1 है, मासा के लिए सबसे छोटी घात प्रेफर करते हैं। देखो यहाँ पे तो 2 ही है, 2 की घात 1 उसे उठा लो। देखो यहाँ 3 की घात 3 है, 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 1 है ना? तो सबसे छोटी वाली 3 की घात 1, तो मासा कितना आ गया? 6। लासा में आ जाओ, LCM लासा। हमें क्या करना है? सबसे बड़ी घात जो कॉमन है उनमें सबसे बड़ी घात, और बाकी कोई भी गुणनखंड छूटना नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो सबसे बड़ी घात जो है 2 की घात 3 ले लो। 3 में सबसे बड़ी कौन सी है? 3 की घात 2। अब 2 और 3 तो दोनों में कॉमन थे, उनका हिसाब हो गया। अब जो बचे हुए हैं उनको लिख लो। 5 बचा हुआ है, 5 को भी चुपचाप चिपका दो। ले लिया भैया। ये कितना हो गया? 8। ये कितना हो गया? 9। और ये कितना हो गया? 5। 8 पंच कितना होता है? 40। 8 और 5 का गुणा 40, 40 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 9 को 36, 360। एलसीएम कितना आ गया? 360। एचसीएफ कितना आ गया? सर कितने बजे तक चलेगी? बस खत्म कर रहे हैं, क्लास खत्म कर रहे हैं, बस छोड़ रहे हैं, है ना? क्लास छोड़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन है इन्हें निपटा लो बस। बेटा देखो, इसकी भी बात कर रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि फलाने का दशमलव प्रसार शांत होगा क्या शांत होगा। मैंने क्या बताया आपके? इसके हर के गुणनखंड करने, कर दो, इसके गुणनखंड करो। 105 है ना? अब देखो मुझे लग रहा है 9 8 17, 17 और 7 24, 5 1 6, अभी ये 3 से कटेगी, है ना? तो इसे 3 से काट जरूर दीजिएगा। तो हम काटेंगे, पहले इसके गुणनखंड कर लें। 105, कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं बचना चाहिए, काट देंगे, है ना? बिल्कुल सही जवाब आया है यहाँ पे ऋतिक आर्यन का, बिल्कुल सही है। सुमित बिल्कुल सही, 360 सही होगा, उसमें 6 सही था, बिल्कुल सही है बेटा, बहुत बढ़िया। डॉक्टर सूरज आज लेट आए हो, 2 से काट दो, पहले से 2 से काटो। गुणनखंड कर रहे हैं, हर के गुणनखंड करके ही बता पाएंगे शांत होगा क्या शांत होगा। 2 से काटो, 2 पंचे 10, है ना? 2 पंचे 10 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 1 0 आ जाएगा, है ना भाई? 52 250। फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 1 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 26 25 हो गए। फिर से अब देखो नहीं कटेगा, 6 2 8, 8 2 10 5 15, 3 से कट जाएगा, 3 से काटो, 3 7 21, 3 8 24, 8 24, 2 22, 3 7 21, है ना? 1 3 5 15, 8 7 15, 15 5 18, अभी भी 3 से कटेगा। काटो इसको, काटो भाई काटो, कोई दिक्कत नहीं। 3 1 दूनी 6, 3 अरे 9 8 7 15, 15 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, सॉरी नहीं कटेगा। 3 से 5 से काटो, 5 1 9 5, 3 3 बचा ना, 37 हो गया। 5 7 35, 2 5 5 25, फिर से 5 से काट दो, 5 3 15, 5 5 25, 5 से काटो, 5 7 35, 7 से काट दो, खत्म खत्म। अब देखो इसका जो हर आ गया 9 8 7,
इसके गुणनखंड में कौन है? 2 है, गुणे 2 है, 3 है और 5 भी है, 5 की घात 3 है, लिख दीजिए उसे 7। एक बार हम इसे 3 से काट के देख रहे हैं, ऊपर वाली संख्या 3 से कटेगी। 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2, 3 27 है ना, 329 आया। 3 कट गया, 3 हट गया। 7 से भी काट के देख लो, कहीं 7 कट तो नहीं रहा है ना। सर 1 घंटे और चलाइए। सर कल की क्लास आज पूरी कर दे रहे हैं, कृतज्ञ मौर्य। हाँ वो थोड़ा सा कल वाली जो क्लास है वो थोड़ा सा डेटा चल नहीं रहा था, इसलिए हो गया था। 7 एकन्नम 7, एक बार काट के देख लो, कट जाए तो ठीक है। 7 चौक 28, 28 4 32, 7 7 49, क्या बात है ना। अब देखो धोखा हो जाता अगर हम काटते नहीं 3 और 7 को। ऊपर कितना बचा? 47। ऊपर कितना बचा? 47 डिवाइडेड बाय नीचे कौन है? 2 की घात 2, 5 के घात 3, तन्हा अकेले दोनों भाई बचे हैं। यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि बता देंगे, चूंकि इसका हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। बिल्कुल क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। अगर आपने उत्तर के लिए कारण तो हमने बता दिया कि इसके हर के गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। कोई भी कबाब में हड्डी नहीं है ना। 2 और 5 हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 हैं इसके गुणनखंड में, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। इसलिए क्या होगा? यह इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल सही ऋतिक आर्यन। चलो साहब आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक अलग टाइप है। इस टाइप के 4-5 क्वेश्चन से कल डिस्कस कर लेंगे और कल ही अगला चैप्टर मेंशन होगा। कल ही अगले चैप्टर, गलती से हो गया था सर, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्लियर हुआ ये है ना। इस टाइप के जो प्रश्न है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। 2-3 टाइप के प्रश्न ये करने के बाद अगले चैप्टर में हम एंटर कर जाएंगे, जो भी आपका अगला चैप्टर आ रहा होगा है ना। भाई दूसरा चैप्टर ये है हमारा द्विघात बहुपद, लेकिन वो आ नहीं रहा, तो हम तीसरे चैप्टर में एंट्री करेंगे। तीसरे चैप्टर को हम लोग करेंगे, ठीक है। तीसरा चैप्टर करेंगे, उससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे कर निकाल के लाऊंगा। पहले उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। एग्री कर रहे हो सभी? अच्छा, एक बार अपने सभी दोस्तों को जो क्लासमेट है ना उनको सबको जोड़ लेना, बता देना कल कि एक इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बेहतरीन। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन दिखेगी आपकी मेहनत, ठीक है। सबको जोड़ो, ठीक है। चलिएगा, क्लास को हम यहीं रोकते हैं। ओके बेटा, क्लास को यहीं रोका जाए। सबको जोड़ो, कल सबको जोड़ो, है ना। क्लास जितना ज्यादा आप जोड़ोगे उतना ज्यादा एनर्जेटिक होगी और उतना ज्यादा मेहनत करने का मन करेगा। चलिएगा, ठीक है। तो कल ये जो 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है जो हम करवा देंगे, है ना। फिर इसके बाद शुरुआत करेंगे एकदम धुआं वाली, है ना। जो चैप्टर हमारा तीसरा है, मुझे लग रहा है कि रैखिक समीकरण वाला है ना, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। तो उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पहले से रेडी रहेंगे, फिर क्वेश्चन रेडी करेंगे, फिर इसके बाद करेंगे और सीखेंगे जितने टाइप के प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है। अरे क्लास तो अपनी फिक्स है ना। अच्छा, क्लास की जो टाइमिंग है पूछ रहे हैं कितने बजे से चलेगी? 8 PM से आगे जहाँ तक चल जाए, है ना। वैसे तो 9 PM है अपना टाइम, ठीक है। चलिएगा, ओके बेटा, यहीं तक हम आज रोकते हैं क्लास को, ठीक है। चलिएगा, ठीक है, क्लास को यहीं रोका जाए। ओके बेटा, सभी लोगों से उदय सर की एक हम्बल रिक्वेस्ट रहती है कि अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। देश के अन्नदाता का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। देश उन्हीं के बलबूते पे चल रहा है, हम लोग उनकी संतानें हैं और उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए। तो ये काम ज़रूर करिएगा। और हालांकि सम्मान सबका करना चाहिए, लेकिन ये सर्वप्रथम माता पिता और बुजुर्ग जितने भी हैं हमारे, उनका सम्मान करें, है ना। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहुत ज़रूरी है ये करना, ठीक है बेटा। चलिएगा, हम क्लास को यहीं रोक रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।